and very well, very warm. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. बात करेंगे एक नया Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बस मेरी तरफ से ही काफी है। टॉपिक पे आते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो जी आ रही है। आ रही है आ रही है। जो कुछ भी अब तक पढ़ा वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। सेकेंड टर्म का जब हम सिलेबस शुरू करते हैं तो सेकेंड टर्म की ये लास्ट क्लास है, इसलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सेकेंड टर्म में हमने उन चीजों को कवर किया जो आजादी के बाद कमीशंस और कमेटीज गठित हुए और जो इम्पोर्टेंट करिकुलम फ्रेमवर्क्स आए, इम्पोर्टेंट करिकुलम्स आए उनकी बात की, और जो उसके बाद छोटे छोटे ऑपरेशन चले, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आया, पीमोस, टेस्टओपीटी, डीपीईपी, इन सब की चीज की चर्चा की। तो इन सब में अगर हम एक कॉमन थ्रेड देखें तो जो ये प्रोग्राम चले वो प्राथमिक शिक्षा से या उसके बाद की शिक्षा से संबंधित थे। अभी जो हमारा फोकस था वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरफ नहीं था। हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सल रिटेंशन हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, लेकिन सारी बातें शुरू होती थी 6 से जो +6+ बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर काम किया या उसकी महत्व को समझते हुए एक नई योजना की शुरुआत जो है भारत सरकार ने की, जिस प्रोग्राम को हम विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। तो आज हम इसी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये स्कूल रेडनेस प्रोग्राम आखिर क्या था? विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जो था कई ऐसे शोध हुए जिन्होंने ये पाया कि जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से पहले 3 साल कहीं प्री प्राइमरी एजुकेशन पाकर आते हैं, ये किसी नर्सरी स्कूल में, बालवाड़ी में जिनको शिक्षा दी जाती है कुछ बेसिक स्किल्स की, वो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उन बच्चों से ज्यादा बेहतर करते हैं जिनका हमने सीधे फर्स्ट में या क्लास 1 में एडमिशन लिया होता है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो डिस्पैरिटी होती है, अंतर हो जाता है अचीवमेंट का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जो बच्चा पहली बार कक्षा 1 में आया है वो ना तो सामाजिक रूप से उतनी अच्छे से एकोमोडेट हो पाता है स्कूल में, और ना ही एकेडमिकली वो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट वहां बना पाता है जितना कि वो बच्चा बना पाता है जो पहले भी एक स्कूल की जिसका एक्सपीरियंस है, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड स्कूल के लिए डेवलप कर चुका है। तो इस सब की वजह से ड्रॉप आउट का रेट बढ़ता है, असफलता, अनसक्सेस, हीन भावना और क्लैश, और जो भी क्लैशेस पॉसिबल हैं इस एज के पीरियड ग्रुप में, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए अब ये नहीं किया जा सकता कि जिस बच्चे जो 6 साल का बच्चा है हम उसको फिर से प्री प्राइमरी एजुकेशन में भेजें और फिर उसको कहें कि अब आप प्राइमरी एजुकेशन में आइए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के रूप में ये सोचा गया कि क्यों ना क्लास 1 में जब ऐसे बच्चे आए जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, तो शुरुआत का जो 1.5 से 2 महीने का टाइम है वो उनको प्रिपरेटरी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत उनको 1.5 से 2 महीने उन चीजों की शिक्षा दी जाए जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में वो प्राप्त कर सकते थे। बेसिक स्किल्स, रीडिंग या राइटिंग की, उनका जो एटिकेट्स है, स्कूल में आए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टीचर को बोलना है, उनके कहने पर उठना है, क्लासरूम में बैठना है, कहीं जाने से पहले पूछना है, फोकस करना सीखना है, क्योंकि बच्चे जो इस उम्र में उनकी चपलता होती है उसको कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पहले से सीख के आया है वो तो उस चीज पे, पढ़ाई पे फोकस कर पाता है, अदरवाइज वो फोकस करना भी एक अपने आप में एक टेंशन है, क्योंकि अडल्ट भी जो है वो किसी भी टॉपिक पर 10-15 मिनट के बाद अपना फोकस खोने लगता है। बहुत अच्छा फोकस हो तो 20-25 मिनट के बाद वो अपना फोकस खो देता है, और जहां तक बच्चे की बात है तो वो कुछ ही सेकंड में अपने फोकस खो देते हैं। तो इस हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो बना, उसपे हमने
उसमें हम आज इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसकी संकल्पना, ये है क्या। काफी हद तक हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये कब आरंभ हुआ था और इसकी समयावधि, ये कितने समय के लिए चलाया जाता है, किन किन चीजों पे काम किया जाता है, इसका एरिया ऑफ वर्किंग क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले संकल्पना की बात अगर करें तो पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा बालवाड़ी में शिक्षा प्राप्त पाए बच्चे जब की तुलना में सीधे कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले जो बच्चे होते हैं वो सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इससे उनमें शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी वो असफलता की अनुभूति की वजह से हतोत्साहित होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर ये विद्यालय कार्यक्रम तैयार किया गया। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्कूल रेडनेस प्रोग्राम का था। अगली बात अगर हम करें कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ, कब से ये प्रोग्राम चल रहा है। जितनी भी परियोजनाएं आपकी हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक उनका एक निश्चित टेन्योर होता है कि इतने समय के पश्चात ये कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं। मगर जहां तक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात है, ये 1979 में पहली बार इसका प्रारूप जो है एनसीईआरटी ने तैयार किया था। मगर आज भी ये प्रोग्राम लगातार कंटिन्यूटी में चल रहा है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं और बाकी जगहों पर भी इनको चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में रेगुलरली ये चलाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने इसका प्रोफार्मा बना रखा है और जो सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसका ड्राफ्ट बनाया था वो 1979 में बनाया था। और इसको 1979 का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इस साल को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के समय पर ही एनसीईआरटी ने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम तैयार किया था। समयावधि की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षक होता है वो कक्षा 1 में 1.5 से 2 महीने तक कुछ ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराता है जिससे कि बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। शुरू में आते जब बच्चा जब अपने घर से पहली बार कदम रखता है और विद्यालय आता है, अपने माता पिता और अपने पास पड़ोस से दूर अजनबियों के बीच में होता है, तो उसके अंदर एक भय और एक अग्रेशन, दोनों ही चीजें उसमें मौजूद होती हैं। और कक्षा का माहौल इतना खुला और इतना ओपन नहीं हो पाता है, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें की जाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं कराई जाएं शुरुआत में, और एकेडमिक्स पे ना ध्यान देकर बात इस पर ध्यान दिया जाए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो 2 महीने तक का ये कार्यक्रम में यही कोशिश की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है। इस प्रोग्राम में हम किन किन एरियाज को कवर करते हैं। ये 2 महीने के समय में हम बच्चे के व्यक्तिक और सामाजिक विकास के ऊपर काम करते हैं, उसके संज्ञानात्मक कौशलों का विकास हो इस पर काम करते हैं, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका मानसिक स्तर ऊपर उठ सके इस पर काम करते हैं, और उसका क्रिएटिविटी लेवल ऊपर राइज हो सके उसकी बात करते हैं। व्यक्तिक और सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत गुण जैसे क्षमा हो गया, सहनशीलता हो गया या मैत्री हो गया, इन सारी चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। संज्ञानात्मक से उसकी देखने, सुनने और समझने की क्षमता का मतलब है। मानसिक में आपका दोनों विकास आ जाते हैं। मानसिक विकास में अगर देखा जाए तो भावनात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जिस एज ग्रुप का ये बच्चा हमारा आ रहा है 6 साल का, इस समय इसमें सृजनात्मकता बहुत अधिक पाई जाती है और उसको दबाने की बजाय उसको और उभारने की जरूरत होती है। तो उस सृजनात्मकता का जब उभार होता है तो बच्चा जो है नेचुरली उस जगह पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है जहां उसकी क्रिएटिविटी को कुछ मौके मिलते हैं। तो इन 4 कार्य क्षेत्रों पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक और सामाजिक विकास की। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब बच्चा को घर से दूर आता है तो उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, वे स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो इस कार्यक्रम के दौरान ये कोशिश होती है कि बच्चा विद्यालय में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। जो शिक्षक है वो अपनी वाणी को नम्र बनाए, उनके प्रति प्रेम और दया की भावना दिखाए, प्रेम, सहानुभूति और दया जैसी भावनाएं दिखाए, और एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाह की तरह स्वयं को ना प्रस्तुत करके
एक साथी की तरह, खुद को एक ऐसे साथी की तरह जो उससे कुछ बेहतर जानता है और उसको कुछ बेहतर सिखा सकता है, एक अच्छे मनोरंजक तरीके से स्वयं को पेश करे, ऐसा साथी जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये मेन फोकस होता है कि वो अपने साथियों के बीच घुल मिल सके, अपने टीचर्स के साथ घुल मिल सके, और जो विद्यालय कर्मचारी हैं उनके साथ भी वो कन्वीनियंट हो सके और उसके अंदर सुरक्षा की भावना विकसित हो। अगली बात है करते हैं कि बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो। स्वस्थ आदतों का विकास हो, कुछ बेसिक हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स यानी आदत जिसको हम कहें कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। अगर चाइल्डहुड में वो आदतें पड़ जाती हैं तो वो आपको लाइफ लॉन्ग या तो बेनिफिट करती हैं, या तो आपको फायदा पहुंचाती हैं, या हमेशा के लिए वो आपकी एक श्राप की तरह आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो यही वो समय है जब बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। प्राइमरी क्लासेस में अक्सर ऐसी पोएम्स, ऐसी कहानियां सुनाकर या स्वयं का खुद का उदाहरण प्रस्तुत करके इन आदतों का विकास किया जाता है। अगला अगर हम बात करें कि स्वस्थ आदतों में जो हाइजीन से रिलेटेड जो है, स्वास्थ्य और सफाई से लेकर रिलेटेड जो आदतें हैं वो तो है ही हैं। इन पे मेन बात यह है कि एक प्रोग्राम उनके अंदर डेवलप करें कि एक पढ़ाई का निश्चित रूटीन, स्व अध्ययन की प्रवृत्ति, इन सब की आदत अगर हम बच्चों में इस समय डाल देते हैं कि बच्चे स्वयं से पढ़ें, खुद से प्रेरित हों उसको पढ़ने के लिए, अपना अकादमिक काम करने का, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगली चीज है कि पहली बार बच्चा जब घर से विद्यालय आ रहा है तो घर में जहाँ वो एकमात्र राजकुमार था, यहाँ पर सारे ही राजकुमार हैं, हाँ, और राजकुमार या राजकुमारियां हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो स्वयं अकेले वहां पर अपने घर में सारी चीजें एंजॉय करते थे, वो अब उनको शेयर करने की जरूरत पड़ती है। दो तरीके हो सकते हैं किसी भी विद्यालय में एकेडमिक अचीवमेंट को प्रमोट करने के लिए या पढ़ाने के, लिखाने के, दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम प्रतियोगिता की भावना को जन्म दें, अगर मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया है तो मुझे इससे बेहतर करना है। कुछ हद तक ये तरीका सफल होता है, मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि बच्चे जो है ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं, क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं, वैमनस्य आ जाता है, एक जो कोहेजन होता है, एक समूह की प्रवृत्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो कोशिश ये की जानी चाहिए, इस दौरान की जाती है कि प्रतियोगिता की जगह अब यहाँ पर जो भी हम उसको टास्क दें वो इंडिविजुअल ना होकर ग्रुप पे हो। मतलब अगर वो कोई प्रयास करता है तो सफलता उसकी अकेले की नहीं होगी, उसकी पूरी टीम की होगी। तो टीम की तरह कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाने चाहिए, किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस समय ये है कि बच्चा जो है बहुत देर इंतजार नहीं करता, अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करता, जैसे ही कोई चीज उसको चाहिए उसको उसी समय वो चाहिए। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि उसको हम ये हैबिट डेवलप कराएं कि जब आपकी बारी आएगी तब आपको ये वस्तु प्रदान की जाएगी, उससे पहले वो अपने आप को कंट्रोल में करके रखे और दूसरों को जिसकी बारी पहले आई है उसको वो चीज मिलने दे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि वो दूसरों का सम्मान करना सीखे। दूसरों का सम्मान करना कैसे सीखेगा? दूसरों का सम्मान करने का तात्पर्य ये है कि वो ये समझे कि जैसे उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, जैसे उसकी भावना इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का कर्तव्य है कि वो ये सिखा सके कि दूसरे का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, उसके भी व्यूज, उसका भी सोचना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी खुद का सम्मान करते हुए वो दूसरों की तरफ भी सम्मान की एक दृष्टि बनाए, अपने से बड़ों को सम्मान दे, अपने साथ के लोगों को सम्मान दे। तो इन सारी चीजों की, इन सारे गुणों की ऊपर इस कार्यक्रम में फोकस किया जाता है। जिस उम्र का ये बच्चा है वो पहली बार अपनी चीजें उठा के रखता है, पहली बार लेकर आता है, उसका स्कूल बैग, उसकी स्कूल का टिफिन, उसका स्कूल की बुक्स, ये सारी चीजें जो हैं अगर इस समय वो रखना सीख जाता है तो वो हमेशा के लिए रखना सीख जाएगा। इस चीज को, इसका महत्व समझते हुए हमारा एक फोकस ये रहता है कि बच्चा जो है अपनी चीजों को सुरक्षित रखे, उनको जगह पर रखे, उनको साफ सुथरा रखे, और न सिर्फ अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखे बल्कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे स्कूल की टेबल हो गई, स्कूल का फर्नीचर हो गया, या स्कूल का ग्राउंड हो गया, अगर पार्क है तो वहां पर झूले हो गए, फूल
पेड़ पौधे पत्तियां, ये सारी चीजें हो गई। बच्चे की टेंडेंसी होती है तोड़ना, या कई बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो तोड़ के देखना चीज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा शिक्षक का दायित्व है कि वो उनमें दूसरे की, अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे की वस्तुओं की सुरक्षा भी करना सिखाए। एक अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत और परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। इस समय बच्चों में ये एटिकेट्स डेवलप किए जाते हैं कि बच्चा जब स्कूल आए तो रुमाल का इस्तेमाल करे, साफ सुथरा नहा धो के आए, रोज ब्रश करे, बालों को अच्छे से कॉम्ब करके आए, अपनी यूनिफॉर्म साफ पहन के आए। तो इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है, और सिर्फ 2 महीने में नहीं, लगातार पूरे टाइम इस चीज पर काम किया जाता है। इसके अलावा न सिर्फ वो अपने की, बल्कि जिस जगह पे वो बैठा है, अगर वो खाना खाने बैठा है तो कोई रुमाल या कोई पेपर बिछाए जिससे कि उसके आसपास का फर्नीचर ना गंदा हो। अगर उसने पेंसिल छीली है तो उसका जो शार्प किया हुआ बाकी का रफ मटेरियल है वो प्रॉपर डस्टबिन में फेंक कर आए। इन सारी चीजों की हैबिट्स उसमें डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो ये पहला जो एरिया था वैयक्तिक और सामाजिक विकास का, उसमें इन मेन पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। पहला ये कि उसमें सुरक्षा की भावना विकसित हो, स्वस्थ आदतों का विकास हो, कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप हो, अपनी बारी आने का इंतजार करना सीखे, दूसरों को सम्मान करे, अपनी वस्तुओं की सुरक्षा, सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा, और इसके अलावा साफ सफाई, न केवल अपनी वरन अपने परिवेश की। दूसरा हमारा कार्य क्षेत्र मानसिक स्तर से संबंधित है। मानसिक स्तर में वृद्धि, मानसिक स्तर में वृद्धि का हमारा तात्पर्य है कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कुछ चीजों पर, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कुछ चीजों पर सीधे सीधे निर्भर करती है। हम चीजों को कितना पहचान पाते हैं, उन चीजों को किसी के साथ कैसे कंबाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली ट्रेनिंग की जाती है वो ये होती है कि 2 ध्वनियों में विभेदीकरण, 2 ध्वनियां जो लगभग एक जैसी सुनाई पड़ रही हैं, त थ द, इनमें अंतर कर पाना, त और था में का कितना बहुत बारीक सा अंतर है, उस बारीक से अंतर को समझ पाना। च, छ या ड और द, या कुछ बच्चे ग और द में कंफ्यूज होते हैं, और रा और ला में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उनमें वो अंतर कर पाए और सही ध्वनि का उच्चारण कर पाए। तो ध्वनि का जो विभेदीकरण का प्रोसेस है, बेसिक स्किल है, उस पर काम किया जाता है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप इसी का ये है कि उस ध्वनि को किसी दृश्य के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है। जैसे बच्चे ने अगर कहा क, तो का को हम एक कबूतर की पिक्चर के साथ में सहचर्य स्थापित कर देंगे। तो जब भी वो का सुनेगा तो क से कबूतर, कबूतर में पहले का आता है, तो का की जो ध्वनि है वो कबूतर के साथ कंबाइन हो जाती है। इस तरीके से हम बच्चे को वोकैबुलरी या भाषा की शिक्षा के जो बेसिक स्किल्स है उसके करीब ले जाते हैं। अगला जो वो स्किल होता है इसमें कि अब बच्चा चिन्ह समझ गया, ये का होता है, ये का से कबूतर होता है, एक चित्र को समझ गया, एक अक्षर को समझ गया। उनके बीच में क्या कराया जाता है, मैचिंग कराई जाती है कि ये का है तो का को कबूतर से मिला दो, ये खा है खा खरगोश से मिला दो। इस तरीके की मैचिंग टाइप की चीजें कराई जाती हैं। फिर अगला स्टेप ये होता है कि क से और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं और फिर बच्चे से पूछा जाता है जैसे का से शुरू होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे गोला बनाओ। तो का से कबूतर वो जानता है। अब वो जानना जो आगे शुरू करेगा वो का से कलम भी, कलम पे गोला बनाओ, का से कॉपी भी, कॉपी पे बनाओ, का से किताब भी। फिर इस तरीके से उसके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करने की कोशिश की जाती है। और इस वृद्धि के बाद उससे पूछा जाता है, उससे वर्बली चीजें पूछी जाती हैं जिससे कि वो उन चीजों को जो उसने सीखी है उसको मौखिक रूप से कह सके। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मेंटल कैपेसिटी में आता है वो कंसंट्रेशन का है। किसी बात पर आप कितनी देर तक बात को सुन सकते हैं, उस पर ध्यान रख सकते हैं। तो किसी बात को पर्याप्त समय तक ध्यान देने के लिए बच्चे को कोशिश की जाती है कि वो एक जगह बैठ सके और जो टीचर कह रहा है उस पर वो फोकस कर सके। इस पर काम किया जाता है कि बच्चे में कंसंट्रेशन डेवलप हो। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे बाएं से दाएं देखना,
बाएं देखो, अपने बाएं देखो, अपने दाएं देखो। ये इस तरीके की एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती हैं जिससे बच्चे में दिशा बोध हो सके। ये एक ड्रिल होती है, मतलब एक सिर्फ एक ड्रिल प्रैक्टिस होती है कि मैकेनिकली उसे कहेंगे बाएं देखो, बाएं देखा, दाएं देखो, दाएं देखा। तो ये इतना इंटीग्रल कर दिया जाता है उसके दिमाग में कि अब उसको बायां और दायां सोचना नहीं पड़े, इस लेवल तक पहुंचे। क्योंकि अगर ये चीज इस समय डेवलप हो गई तो आगे कई जगह ये काम आती है। जिन बच्चों को बचपन में इस तरीके की ड्रिल नहीं मिलती है, वो हो सकता है बड़े तक ना ये चीज सीख पाए, और जब भी उनसे कहा जाए कि अपने बाएं मुड़ो तो वो पहले देखेंगे कि कौन से हाथ से खाना खाता हूँ या कौन से हाथ से खाना नहीं खाता हूँ, उस तरीके से वो अच्छा इधर बाया है। तो ये हैबिट जो है वो, ये कैपेसिटी जो है वो इस प्रिपरेटरी एज में कोशिश की जाती है कि उन पे डेवलप हो, बाएं से दाएं देखना। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कि पुस्तकों का सही प्रयोग करना, कि पुस्तक को आपको कैसे पढ़ना है। जब आप उसको पलट रहे हैं तो पन्ने को नहीं मुड़ना चाहिए, उसको प्रॉपर कवर अप किया है और उसके ऊपर कोई अननेसेसरी मार्क नहीं बनाया है, उसको साफ सुथरा रखा है। ये सारी चीजें कोशिश की जाती हैं कि उसमें हो। ये आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो आपकी स्वास्थ्य उससे भी रिलेटेड थी कि अपनी चीजों की सुरक्षा करना, तो यहाँ पर कैसे? यहाँ पर पुस्तकों का सही अर्थ है कि पुस्तकों का उपयोग कैसे करना है, उसमें कहाँ से कौन सी चीज पढ़नी है, किस तरीके से उसके क्वेश्चन आंसर पार्ट में अगर कुछ है तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से पुस्तक में उसका उत्तर ढूंढा जा सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। अगले इसमें ड्रिल कराई जाती है आंख और हाथ का सामंजस्य हो सके। आंख और हाथ के सामंजस्य के अभ्यास में ये होता है कि जिस तरफ मैं देख रही हूँ उस तरफ का हाथ उठाओ। तो बच्चे ने आपको आंख से देखा और अपना हाथ उठाया, तो उसका जो आंख जो देख रही है उसी तरफ का हाथ उसका उठ रहा है। या जिस तरफ आपको ये बॉटल रखी हुई दिखाई दे रही है उस तरफ हाथ उठाओ, तो बॉटल जिस तरफ होगी तो आंख से देखेगा और हाथ अपना ऊपर करेगा, तो आंख और हाथ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। इसके अलावा अक्षरों और आंकड़ों को पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर तो क ख ग घ से रिलेटेड है कि क ख ग घ को पहचानना सीखता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं उनको समझना कि 2, 3, 4, इन सबको पहचानना, सिर्फ पहचानना कि ये है, आगे लिखना आगे कराएंगे उसको। तो ये मानसिक स्तर में वृद्धि के लिए इन चीजों पर काम किया जाता है। पहला काम होता है बच्चे दो ध्वनियों के बीच में भेद कर सके, ध्वनि और दृश्य के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके, बच्चे का जो शाब्दिक भंडार है उसमें वृद्धि हो और जो कुछ उसने सीखा है उसको मौखिक रूप से कह सके, कंसंट्रेशन पावर उसकी इंप्रूव हो, बाएं से दाएं देखना, पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ना, आंख और हाथ में सामंजस्य, अक्षरों के आंखों को पहचानना, ये मानसिक स्तर में वृद्धि के लिए ये काम किए जाते हैं। अगले दो क्षेत्र हमारे थे संज्ञानात्मक कौशल का विकास और सृजनात्मकता का विकास। संज्ञानात्मक कौशल से अर्थ है कि अलग अलग क्रियाओं के द्वारा बच्चों के जो मानसिक कौशल हैं या मानसिक शक्तियां हैं उनके विकास का प्रयास किया जाता है। अगला है सृजनात्मकता का विकास। सृजनशीलता से सभी परिचित हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो उभर के सामने आए, तो डांस करा सकते हैं उसको, गाना, नाचना, गाना, नाटक, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित बहुत सारी क्रियाओं का अभ्यास कराया जा सकता है। मिट्टी से कई चीजें बनवाई जा सकती हैं, फूल पत्तियों से उससे कोई डेकोरेटिव आइटम या पत्तियों से कोई उसको बुके बनवाया जा सकता है या टोकरी बनवाई जा सकती है। इस तरीके की चीजें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि टूटी फूटी चीजों को रिकम्बाइन करके बुक बना पाए। तो इन सब के द्वारा बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास किया जाता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, एक तो हमने बात की कि प्री प्राइमरी एजुकेशन वाकई बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो कि 3 साल हम उसको दे रहे हैं, 3 से 6 साल की उम्र में उसे दे रहे हैं, और अब गवर्नमेंट ने इसको आरटीई के अंतर्गत इसको भी ले लिया है, इसको भी कंपल्सरी बना दिया है कि बच्चे की प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पाए बच्चे को और हमने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम दिया है,
हम स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम बच्चे को 1.5 से 2 महीने में कराते हैं। उससे जो उनकी लर्निंग के लिए आवश्यक जो स्किल हैं, पढ़ने के लिए जो आवश्यक स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनका एडजस्ट कर पाते हैं। अगर वो सीधे आ गए हैं क्लास में और सीधे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रवेश पा गए हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर हम उनको ये 1.5 से 2 महीने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में रखते हैं और वो स्कूल के लिए एक अच्छा फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, तो वो अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने टीचरों के साथ सामाजिक रूप से अधिक अच्छा एडजस्टमेंट कर पाते हैं। और जब ये प्राइमरी क्लासेस का फाइनल रिजल्ट आता है तो ये बच्चे ज्यादा सफल होते हैं बजाय उन बच्चों के जिनको ये प्रिपरेटरी क्लासेस नहीं दी गई होती हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता कम पड़ती है। विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता पड़ती किसके लिए है? विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन होता है। अब विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? विशिष्ट आवश्यकताएं हैं आपकी विशिष्ट बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनको विशिष्ट आवश्यकताएं कहते हैं। अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिक है, उसको पढ़ने में कुछ दिक्कत है, वो अक्षरों को सही से देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अंतर नहीं कर पाता, तो अगर हमने उसको ये शुरुआत वाला प्रोग्राम दिया है तो उसका 2 फायदे होते हैं। एक तो हम वहीं पर उसकी ये कमी पहचान लेते हैं, तो जब वहीं पर कमी पहचान डायग्नोस हो जाती है तो वो आगे एकेडमिक उसमें ना जाकर हम वहीं पर उसका निदान कर सकते हैं। अगर उसकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहीं पर डायग्नोस हो जाए और वहीं पर हम उसको चश्मा पहनने की या इन सब चीजों की वो दे दें तो फाइनली स्पेशल एजुकेशन तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। जो भी हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चों को अगर हम वहाँ पर प्रिपरेटरी टाइम पर कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको वेट करना सिखा रहे हैं, तो ये जो हाइपर और सृजनात्मकता का विकास महत्व हमने देखा ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम जो है उससे बच्चों की न केवल स्कूल अचीवमेंट अच्छी आई है बल्कि वो स्कूल में बहुत ज्यादा वेल एडजस्टेड भी होते हैं और स्पेशल एजुकेशन की जरूरत कम पड़ती है। Any questions regarding this lecture? No ma'am. क्लियर है? अब ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका अगला लेक्चर मतलब अब तो आपका एग्जाम होगा, तो पिछले लेक्चर्स में भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दीक्षा मैम